बात हम लोगों ने जहां खत्म की थी वहीं से आगाज करेंगे। तो सिग्नल एंड सिस्टम वीक नंबर 13 में हम लोग थे, और रूल्स ऑफ आरओसी है ना, रूल्स ऑफ आरओसी हम लोगों ने स्लाइड नंबर, यहाँ थे हम लोग। अच्छा भाई, सब ठीक है? तो यहां से जरा एक दफा, यहां से जरा एक दफा रिकैप करते हैं कि कहां हम लोगों ने बात खत्म की थी। तो हम लोगों ने बात खत्म की थी, हम लोगों ने बात खत्म की थी रूल्स ऑफ आरओसी पर, जो हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं। रूल्स ऑफ आरओसी हम लोगों ने पढ़ जरूर लिए थे, लेकिन एक दफा मैं रिव्यू करना चाहूंगा आपके सामने कि पहला रूल था कि जनाब आरओसी एक सर्किल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर मैथ्स में पढ़ी है, तो वहां भी आरओसी होता था। वहां एक स्ट्रेट लाइन होती थी, एक वर्टिकल लाइन होती थी, और हम कहते थे कि इसके ग्रेटर वाला एरिया यानी इसके लेफ्ट साइड वाला या इसके राइट साइड वाला आरओसी है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि इट इज अ सर्किल। ओके, फिर रूल नंबर 2 था कि आरओसी में पोल नहीं होना चाहिए। पोल से मुराद है, जैसे ऊपर ये हमारे पास एक जी ट्रांसफॉर्म आया है, एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू जी ओवर 1 जी माइनस ए। तो ये जो डिनोमिनेटर से हमें जी की वैल्यू मिलती है, ये होता है पोल। तो आर ओ सी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिस पर फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए। तो यहाँ हमें पता है कि जी माइनस ए को जब हम इक्वेट करेंगे जीरो के, तो ये वैल्यू आएगी जेड की प्लस ए। तो ए वैल्यू पुट करते ही यहाँ ए पुट करें, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ ए पुट करेंगे इस जेड की जगह पर, तो ये हो जाएगा फंक्शन इन्फिनिटी। ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और जीरो डिनोमिनेटर में अगर हो तो समथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिटी। तो ये पोल की वैल्यू है। तो आर ओ सी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कोई पोल नहीं होना चाहिए। अभी रखें, लोग आएंगे तो फिर सर्कुलेट करें। चलिए, रूल नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था। ये उस वक्त था जब फाइनाइट सीक्वेंस हमें दी हो, सेट की फॉर्म में हमें सिग्नल दिया हुआ हो, उस वक्त सारा प्लेन आर ओ सी होता है, सिवाय इन पॉसिबली दो वैल्यूज के, z इज इक्वल टू जीरो और एंड, और z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन 1 2 3 वगैरह किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लेते हैं। तो ये एक फाइनाइट सीक्वेंस था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि ऑल वैल्यूज ऑफ z एक्सेप्ट z इज इक्वल टू जीरो। इस वक्त तक तो हमने रूल्स पढ़े नहीं थे, तो अब हम लोग कहेंगे कि एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट, माफ करना, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू जीरो। तो इस रूल के मुताबिक, रूल नंबर 3 के मुताबिक, अगर सीक्वेंस की फॉर्म में दिया हो, फाइनाइट ड्यूरेशन हो, तो पूरा जी प्लेन जायज होता है। उसमें कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सिवाय इन दोनों के, या तो जीरो नहीं या इन्फिनिटी नहीं, या ये दोनों भी नहीं, है ना। जैसे एक सवाल हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें ये दोनों जायज नहीं थे, ये वाला। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने कहा था ऑल वैल्यूज ऑफ जी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस की फॉर्म में इसका मतलब है इसमें दो वैल्यूज जायज नहीं है, बाकी z की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें। और ऑब्वियसली आप z की जगह फॉर एग्जांपल 4 पुट करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है, फिर ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 क्यूब हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ 0 पुट करना ठीक है, लेकिन यहाँ 0 पुट करना ठीक नहीं है, इन जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है 7/z, और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है पूरा फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर फाइनाइट सीक्वेंस हमें दी हुई है तो ये दो वैल्यूज हो सकता है जायज़ ना हो, बाकी पूरा इंटायर जी प्लेन। फिर हम लोगों ने कहा था 4 से असल में आगाज़ होता है ड्रामेबाजी का। वो ड्रामेबाजी क्या कि अगर x ऑफ n इज अ राइट साइडेड सीक्वेंस, हम लोगों ने बात की थी, राइट साइडेड का मतलब है जिसकी फाइनल लिमिट प्लस इन्फिनिटी हो, यानी अपर लिमिट आखिरी वैल्यू जो होगी वो प्लस इन्फिनिटी अगर हो, तो वो राइट साइडेड सीक्वेंस होता है, और उसके लिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल वो आर ओ सी होता है। उसमें से फिर वो आर नॉट की बात की है, तो फालतू बात में मैं जाता नहीं। आर नॉट क्या है, वो पोल की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर पोल की वैल्यू ए है, तो वो उसका एक सर्किल बनेगा, और सर्किल से बाहर का सारा एरिया जो है वो आर ओ सी में शामिल होगा। रूल नंबर 5 में हम लोगों ने कहा था अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस हो, जैसे कि ये वाला, एक्चुअल ये वाला सवाल था, एक्स ऑफ एन हमें दिया हुआ माइनस ए रेस टू द पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। तो हम लोगों ने बात की थी कि यार ये तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक आ रहा है, इसका मतलब है इसकी जो इनिशियल लिमिट है, जो लोअर लिमिट है, वो माइनस इन्फिनिटी है, तो ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस हुआ।
लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस हो तो इसके मुताबिक रूल नंबर 5 के मुताबिक सर्किल का जो इंटीरियर होगा वो पूरा आरओसी होगा। तो सिर्फ समरी के लिए मैंने ग्रीन कलर में लिख दिया एक्सटीरियर या इंटीरियर। और अगर सीक्वेंस हमें टाइम डोमेन में दिया है दोनों साइडेड का, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो, तो फिर दो सर्किल बनेंगे और उनके दरमियान का जो एरिया होगा वो एक रिंग की शक्ल, एक डोनट की शक्ल बनेगी, तो वो उसका आर ओ सी होगा जो कॉमन होगा। तो इसको ज़रा एग्जाम्पल से देखते हैं। अच्छा, जी ट्रांसफॉर्म जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, जाहिर है उस वक्त लोग गायब दिमाग होते हैं क्योंकि मिड टर्म सर पे था, तो यार ये तो मिड टर्म में आएगा नहीं, अभी काम की बात करें। तो मैंने अर्ज किया था कि जी ट्रांसफॉर्म के जो सवाल होते हैं उसमें यू हैव टू मेंशन दी आर ओ सी, उसके बगैर जवाब अधूरा होता है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको 2.5 नंबर से ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए अगर आपने आर ओ सी मैंशन नहीं किया है। तो आर ओ सी को मैंशन करते हैं ड्रॉ करके, और सवाल में ये कहा जाता है कि ड्रॉ दी आर ओ सी। तो आर ओ सी को ड्रॉ कैसे करते हैं, जाते जाते हम लोगों ने ये भी बात कर ली थी लेकिन एक नज़र रिवाइज कर लेते हैं। आर ओ सी को ड्रॉ कैसे करते हैं, अब ये जो Z होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी Z है ये कॉम्प्लेक्स है, जाहिर है इसमें कुछ रियल पार्ट होगा, जैसे ये ए रियल पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो हम इसको सिंगल डायमेंशन में तो शो कर नहीं सकते, फिर हमें चाहिए 2 डायमेंशनल, तो वो होगा एक्स वाई प्लेन लाइक दिस। और ये है वो जो हम लोग अब तक मॉड्यूलस ऑफ जी ग्रेटर देन और लेस देन कहते आ रहे हैं, वो है असल में इनका मैग्नीट्यूड, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इनको हम जमा करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते हैं ऐड करने के बाद, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है ये देखिए Z है, जिसमें A रियल पार्ट है, B इमेजनरी पार्ट है। तो इस सेंटर पर सेंटर ओरिजिन पर रखते हुए इसका एक पूरा सर्किल बना लें, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं इट इज़ द मॉड्यूलस। तो चाहे वैल्यू यहाँ हो, चाहे वैल्यू इधर हो, ये वाली वैल्यू हो, यहाँ कहीं हो, ये सब का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसका मतलब है ये एक सर्किल बनेगा। और इसमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है हमें वो है यूनिट सर्किल। जाते जाते इसकी भी बात की थी। यूनिट सर्किल का मतलब है ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जी ट्रांसफॉर्म का, और ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ख़ास तौर पर यूज़ होता है। सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक जब हमें मालूम करनी होगी ये सिस्टम जो है वो स्टेबल है कि नहीं, ये सिस्टम की नेचर कैसी है, तो हम देखते हैं कि यूनिट सर्किल की क्या नौइयत है। तो एग्जाम्पल से अब आते हैं, आज का काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाउ रिकॉल दैट इन क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था और ये हमने उसका जी ट्रांसफॉर्म निकाला था विद दिस आर ओ सी। देखो 1/2 रेज़ टू द पावर n u ऑफ n। अब हम टाइम डोमेन में देखें, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब है रूल्स के मुताबिक ये किस नेचर का है, राइट साइडेड है। फाइनल लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी है, तो ये राइट साइडेड है इसकी वजह से, इस u ऑफ n की वजह से राइट साइडेड है। तो हमने क्या कहा, आर ओ सी ग्रेटर देन a, यानी ये तो हो गया रेडियस, रेडियस 1/2 है और इससे बाहर का सारा एरिया आर ओ सी है। इसको प्लॉट करते हैं। इट कंटेन्स 1 0। ये देखो न्यूमरेटर में जो z की वैल्यू है उसको इक्वेट करते हैं 0 के। तो यहाँ तो खैर कोई फंक्शन है नहीं, लेकिन फर्ज करो अगर न्यूमरेटर में होता, लेट से यहाँ लिखा हुआ होता z -2 कर लेते हैं, z -2 होता, तो z -2 को हम इक्वेट करते 0 के, तो z की क्या वैल्यू मिलती, +2। तो z इज इक्वल टू +2 पर एक ऐसी वैल्यू होती जिस पर ये फंक्शन 0 हो जाता। ऑब्वियसली यहाँ माफ करना, इस z की जगह पर जरा 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में नीचे अगर z की जगह हम पुट कर दें हाफ, तो हाफ माइनस हाफ 0, ये पोल कहलाएगा। ये वो वैल्यू है जिस पर पूरा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो एक पोल है इसके अंदर और वो है एट लोकेशन हाफ। तो अब इसको ज़रा प्लॉट करते हैं ग्राफिकली। ये तो हो गया सर्किल जिसका रेडियस है ओरिजिन पर, और इसका रेडियस है कितना, इतना 1/2 के बराबर, हाफ के बराबर एग्जैक्टली। ये हमने ऊपर शो किया है, खैर ये नहीं था, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं। तो ये z की 0 की वैल्यू है, तो 0 को हम लोग सर्किल से शो करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे लैप्लास में, और पोल को शो करते हैं क्रॉस से।
तो एक पोल कहाँ पर है, हाफ पर है, तो ये रहा, इसके ऊपर क्रॉस लगा दें, बस इसी पर एक फौरन सर्किल बना लें, यही हमारा सर्किल का रेडियस हो गया हाफ, और शो कर देंगे कि भाई 0 से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये पूरा हाफ है। अब चाहे यहाँ शो करें, इधर शो करें, क्योंकि रेडियस तो सेम होता है सर्किल का। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ROC को मेंशन कैसे करें, इसमें ROC आ जाओ बेटा, ये जो हम लोगों ने इसमें कहा था ROC इज Z मॉड्यूलस ऑफ Z ग्रेटर देन हाफ, तो यार ये सर्किल तो हाफ रेडियस वाला है, इससे ग्रेटर क्या होगा, सर्किल के बाहर का सारा एरिया। तो ये है, एक तो राइट साइडेड सीक्वेंस है, ड्यू टू दिस राइट साइडेड सीक्वेंस है, तो रूल नंबर 4 के मुताबिक, रूल नंबर 4 ये था, आपकी आसानी के लिए लिख दिया, रूल नंबर 4 में सारी बकवास छोड़कर नीचे आ जाएं, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। ये हमने डिटेक्ट कर लिया कि यार इस u ऑफ n की वजह से ये सर्किल, ये फंक्शन जो है x ऑफ n, ये एक राइट साइडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब है जो सर्किल बनेगा उसके बाहर का सारा एरिया ROC होगा, तो इसको इस तरह शेड कर देते हैं। तो स्केल लेकर, पेंसिल लेकर सीधी सीधी लाइनों में शेड कर दें, और कोशिश कीजिएगा कि ये लाइन जो है वो सर्किल के अंदर ना आने पाए। तो ये हमने बाहर का सारा एरिया आसपास का शेड कर दिया। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z ग्रेटर देन हाफ। अच्छा रिमेंबर, ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है, इसका मतलब है हम इस जो बाउंड्री है सर्किल की, इसको भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। और ये देखो कि बाउंड्री के ऊपर एक पोल मौजूद है। रूल नंबर 2 जो था वो कहता है कि देयर शुड बी नो पोल इन ROC के अंदर कोई पोल नहीं होना चाहिए। इस पूरे ROC में कोई पोल नहीं है। हाँ, बाउंड्री पर जरूर है, होता रहे, एक नहीं, हो, यहाँ हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, बहुत सारे पोल्स हो, कोई बात नहीं, ROC के अंदर पोल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई हम पोल रिप्रेजेंट कर रहे हो कि यार इसमें 2 पोल्स हैं और एक पोल जो है वो यहाँ कहीं है, नो, एक पोल यहाँ कहीं है, नो, ROC के अंदर पोल हरगिज हरगिज नहीं होना चाहिए। तो हमें एक पोल ही नजर आ रहा है यहाँ पर, ये वो वैल्यू है जिस पर यहाँ से हमें पता चल रहा है एक सिंगल वैल्यू ऐसी है जिसमें फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ROC के अंदर पोल नहीं होना चाहिए, ये रूल नंबर 2 था हमारा। ये डिस्कार्ड करूंगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इस तरह स्केल पेंसिल लेकर आसपास का एरिया शेड कर दें। तो ये आपने ROC बता दिया। अब इसके फुल मार्क्स हैं, सिर्फ इतना लिखने के क्वार्टर, जवाब निकालने के हाफ, क्वार्टर प्लस क्वार्टर, इसको ड्रॉ करने के। तो जब कहा गया हो डिटरमिन ROC एंड ड्रॉ, तो ड्रॉ भी करना है बेटा। तो ROC के बगैर Z ट्रांसफॉर्म का जवाब अधूरा होता है। ड्रॉ नहीं करेंगे तो क्वार्टर मार्क्स तो गए भाई, बाय डिफॉल्ट करना है, डिफॉल्ट में है। तो एक और सवाल जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया था हम लोगों ने, यानी आखिरी क्लास में आखिरी सवाल ये किया था हम लोगों ने, -a⁻n u ऑफ -n - 1, वो सवाल था ये, -a⁻n u ऑफ -n - 1। हम लोगों ने जब इसको एनालाइज किया था पता चला था भाई ये -∞ से -1 तक आ रहा है, इसका मतलब है इसकी जो फर्स्ट लोअर लिमिट है वो -∞ है। तो ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो ये उसका ROC आया था। और हम लोगों ने कहा था देखो मॉड्यूलस ऑफ Z लेस देन A, क्योंकि लेफ्ट साइडेड है तो लेस देन A। इसमें एक 0 है, इत्तेफाक से वो भी और 0 पर ही है, और एक पोल है वो होगा भला, बोले, एट लोकेशन +A पर। यार Z - A को इक्वेट करते हैं 0 के, तो Z की क्या वैल्यू आएगी, +A। तो एट Z इज इक्वल टू A, ये एक पोल है। और अब इसको जब प्लॉट करना होगा, ग्राफ करना होगा, तो सर्किल फौरन बना लें, ओरिजिन पर कंपास रख के फौरन सर्किल बना लिया, और पोल को प्लॉट कर दें कि ये +A जो है, अच्छा रियल वैल्यू है तो वो यहीं आएगा, इधर। इमेजनरी होती तो यहाँ आ जाता, प्लस पॉजिटिव A होता, यानी पॉजिटिव J होता, अगर यहाँ आ जाता, -A होता, यहाँ आ जाता, -JA होता, यहाँ आ जाता। तो ये, और ये तो खैर वो है 0, और ये रहा पोल, और ये इसका रेडियस मेंशन कर दें प्लीज। अब क्या करें, लेस देन A का मतलब होगा, बोले ना,
सर्किल के अंदर का इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इस रूल के मुताबिक, रूल नंबर 5 के मुताबिक जो ये कहता है कि इफ दिस सीक्वेंस इन टाइम डोमेन एक्स ऑफ एन इज अ लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, तो सर्किल का इंटीरियर, बाकी बकवास बीच में छोड़ दें, वो अभी बात करते हैं। तो सर्किल का इंटीरियर कैसे इस तरह शो करेंगे, तो पेंसिल और स्केल लेकर सीधी सीधी लाइनों से इसको शेड कर दें। ये आपका आरओसी हो गया फॉर दिस सीक्वेंस, जिसका आया था आरओसी लेस देन ए, लेस देन इसे। अच्छा, अब मॉड्यूलस इसलिए कि भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, और ये मॉड्यूलस किस लिए, ए किस लिए कि अगर कहीं गलती से ये फॉर एग्जांपल होता है z प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या नेगेटिव रखते हैं हम, रेडियस नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू बस हमें लेनी है कि यहाँ से यहाँ तक जैसे ए, अब ए यहाँ हो, इधर शो करें उधर शो करें, मॉड्यूलस वैल्यू चाहिए हमें। अच्छा, इस रूल के मुताबिक, रूल नंबर 5 के मुताबिक इंटीरियर ऑफ द सर्किल, तो हम इसको शेड कर दें, ये हो गया इसका आरओसी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो सवाल हम लोगों ने किया था, जिसका ये आरओसी आया, ये फंक्शन आया था, ये उसका आरओसी आया था, तो इसको इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब समराइज करते हैं सारी बकवास को। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो इस तरह के, जीरो से लेकर के ये डॉट्स लगे हुए हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट साइडेड सीक्वेंस है, एग्रीड, राइट साइडेड सीक्वेंस है, तो इसका जो भी सर्किल बनेगा आरओसी का, उसके बाहर का सारा एरिया आरओसी होगा। शेड कर दीजिए, आसपास का एरिया थोड़ा सा इस तरह शेड कर दें। अगर हमारे पास इस तरह ये डॉट्स लगे हुए हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से चला आ रहा है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है, तो लेफ्ट साइडेड है। लेफ्ट साइडेड है तो रूल नंबर 5 के मुताबिक जो सर्किल बनेगा उसका अंदर का सारा एरिया आरओसी होगा, अंदर का एरिया शेड कर दिया। लेकिन अगर कम वक्त होता फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ भी डॉट्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा मिटे हुए हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो अब ये दो हिस्सों में हम ब्रेक नहीं कर सकते क्या, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक लेफ्ट साइडेड, जिसके लिए किसी सर्किल का इंटीरियर, तो ये बड़ा वाला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के पार्ट को, और फिर जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के पार्ट को। ये लेफ्ट साइड राइट साइडेड हो गया, राइट साइडेड हो गया तो सर्किल के बाहर का एरिया, तो ये जो छोटा वाला सर्किल है ये इसके बाहर का सारा एरिया, तो जो कंबाइंड एरिया होता है जिसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ द एरिया, दोनों का जो कंबाइंड एरिया होगा, इंटरसेक्शन होगा, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, वो हमारा आरओसी होगा। तो ये एक डोनट की शक्ल बनेगी, एक रिंग की शक्ल बनेगी। तो इफ दिस सीक्वेंस इज टू साइडेड, तो फिर इस तरह रिंग की शक्ल बनती है। अभी एग्जांपल एक लेते हैं। रेडियस इसलिए, यस रेडियस इसलिए चेंज है कि ये फंक्शन ही तब्दील होंगे। जैसे ये जो दो सवाल हम लोगों ने किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये था a रेज़ टू द पावर n u ऑफ n, इसका आर जी ट्रांसफॉर्म क्या आया, z ओवर z माइनस ए। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी यही आ रहा है, z ओवर z माइनस ए। लेकिन अगर दोनों a सेम हुए, तो दोनों a अगर सेम हुए तो इसका मतलब है ये जो सर्किल बनेंगे, सॉरी, ये जो दोनों सर्किल बनेंगे, ये इन दोनों, इनका जो रेडियस होगा सेम होगा, तो इसका मतलब है ये फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए। आरओसी एग्जिस्ट करने के लिए अगर ये दोनों R1 और R2 दोनों सेम होते तो ये इसी के ऊपर आ जाता, तो आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब है वैलिड फंक्शन होने के लिए टाइम डोमेन में ये दोनों फंक्शन डिफरेंट होंगे, इसका जो रेट ऑफ डिके है वो डिफरेंट होगा, इसका रेट ऑफ डिके डिफरेंट होना चाहिए, वरना ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आरओसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देर अभी हम लोग एग्जांपल एक देखने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे ये रेट ऑफ डिके डिफरेंट होगा, इसका रेट ऑफ डिके डिफरेंट होगा। अच्छा, अब ये तो समरी हो गई इंटीरियर और एक्सटीरियर की, माफ करना। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, और ये स्टेबिलिटी शो करती है कि जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो फाइनाइट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा या नहीं। क्योंकि अब हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका स्पेक्ट्रम पता होगा, हमें टाइम डोमेन में h ऑफ n नहीं पता। वो जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता था, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता होता था, तो देखिए LTI सिस्टम हम कहते थे स्टेबल होगा जब इम्पल्स रिस्पॉन्स के तमाम पैरामीटर्स को, तमाम वैल्यूज को हम सम कर सकें, यानी वो लेस देन इन्फिनिटी आ जाए। मिसाल लिख लेते हैं जल्दी से।
फर्स्ट करो हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ होता एच ऑफ एन, माउस से लिखना बड़ा मुश्किल होता है, एच ऑफ एन हमें दिया होता 1,1, -3, 2, 8, -1 और ओरिजिन, चलो इसको रख लेते हैं। इस पार्ट का क्या मतलब है, जितने भी इसमें कंपोनेंट है सबके मॉड्यूलस को सम कर लें, यानी 1 + 1 + 3, मॉड्यूलस की वजह से माइनस को नजरअंदाज कर दें, 1 + 1 + 3 + 2 + 8 + 1, फाइनाइट वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो ये जिस भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो स्टेबल है। लेकिन इस कंडीशन में जब हमें ROC गिवन हो, यानी हमें फंक्शन का स्पेक्ट्रम पता हो, तो सिर्फ ROC देखकर हम फैसला कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। क्या क्राइटेरिया है भाई, ROC ऑफ जो भी फंक्शन है इम्पल्स रिस्पॉन्स, इट इंक्लूड्स यूनिट सर्किल। अगर यूनिट सर्किल, वो सर्किल जिसका रेडियस 1 है, अगर वो ROC के अंदर आता है तो सिस्टम स्टेबल है। यानी एच ऑफ एन हमें पता हो या ना पता हो, जहन्नम में जाए हमारी तरफ से, अगर हमें ROC हमने जैसे ही प्लॉट किया पता चला यूनिट सर्किल तो ROC के अंदर आ ही नहीं रहा है, तो हम फौरन कहते हैं भाई ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, खतरनाक है, यानी ये वैल्यू इनफाइनाइट प्रोवाइड कर सकता है किसी z की वैल्यू पर। ये तो DTFT के लिए, इसको देखिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल और मजीद अगर ROC इतना कॉम्प्लेक्स हो, 4-5 सर्किल्स हैं, इसके बाहर का एरिया, उसके अंदर का एरिया, अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप इस स्टेटमेंट पर आ जाएं, causal LTI system with rational system function is stable। कब स्टेबल होता है, all poles are inside the unit circle। आप देखें कि वो जो पोल जीरो का प्लॉट हमने बनाया है, उसमें जितने भी पोल्स, जितने भी क्रॉस लगे हुए हैं, वो सब यूनिट सर्किल के अंदर अगर हैं, सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं और हमें जवाब यही मिल जाता है, ROC के अंदर यूनिट सर्किल है या नहीं। अभी एग्जाम्पल करते हैं और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, तो जहन में रखिएगा आप लोग भी और जो इस वक्त ऑनलाइन है वो सब भी। क्या, अगर यूनिट सर्किल ROC का हिस्सा है तो सिस्टम स्टेबल है। आओ ये एग्जाम्पल देखते हैं। अजान हो रही है। जरा अजान हो रही है इसलिए पॉज किया है, आप लोग भी जरा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सवाल है, इसमें देखिए इट हैज 2 पार्ट्स। एक ये पार्ट है जिसके साथ U ऑफ n लगा हुआ है, एक ये पार्ट है, दो फंक्शंस का मजमुआ है, और U ऑफ n बता रहा है कि यार ये वाला जो पार्ट है ये राइट साइडेड है। इसी तरह ये U ऑफ n बताता है कि ये पार्ट भी राइट साइडेड है, तो ओवरऑल पूरा फंक्शन हमारा राइट साइडेड है। इस U ऑफ n को जब हम अलग से, इस वाले पार्ट को अगर हम अलग से Z ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आएगा Z/Z-12। डायरेक्ट मैंने बता दिया वैसे, क्योंकि मुझे टेबल ज़बानी याद है इनके, तो इसको जब हम इवेलुएट करेंगे तो ये आएगा, वी हैव, इसको सॉल्व करते हैं, इस x ऑफ n की जगह ये पूरा सवाल रख दें, उसी तरह कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लें, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। इस u ऑफ n को हटाने के लिए क्या करें, लोअर लिमिट को 0 कर दें, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। इस u ऑफ n को हटाने के लिए लोअर लिमिट को 0 कर दें, ये देखिए, तो कलर भी सर ने चेंज कर दिया। इसी तरह इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, वो पावर अलग कॉमन निकाल ली, तो ये बन गया ज्योमेट्रिक सीरीज या पावर सीरीज, और 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पावर सीरीज का फार्मूला हमें पता है, यूजिंग दिस सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी 1/1 - a। यस, a जो है वो ये पूरा पार्ट है जो इस ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला, और इसी तरह यहाँ कॉमन फैक्टर जो है -1/3 z की पावर है।
अच्छा हम यहाँ कह रहे हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ जी, लेकिन यहाँ जी इनवर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं जो मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। पहले तो सर इसको जी की पावर सिंप्लीफाई, -1 क्यों ली हुई है? जी की पावर -n इसलिए लिखी है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला होता है उसमें ये आता है जो ब्रैकेट में है, जो कॉमन फैक्टर होता है जिसकी पावर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ है हाफ जी इनवर्स, तो ये हाफ जी इनवर्स हमने रखा है। मैं आपको आपकी याददाश्त की तरफ ले जाता हूँ। ये देखिए, जब पावर सीरीज होती है ना भाई, तो हम लोग उसको लिखते हैं, ये जो कॉमन फैक्टर है वो इस तरह सम किया जाता है 1/1 माइनस ए, वेयर ए इज द कॉमन फैक्टर। भूल गए लगता है। तो यहाँ तक पहुँच गए थे। तो दिस इज कॉमन फैक्टर, उसको हमने 1/1 माइनस कॉमन फैक्टर रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, पहले तो इसका एलसीएम एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे ये आएगा, और सिंप्लीफाई कर लें मल्टीप्लाई वगैरह करके। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दिस इज फंक्शन ऑफ जी, लेकिन यहाँ हम लोग लिख रहे हैं जी इनवर्स की फॉर्म में, तो ये अच्छा लगता नहीं है। तो जी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये सारे जी इनवर्स खत्म हो जाएंगे। डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आ जाएगी। अब देखो इसमें न्यूमरेटर ऊपर जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट ये रिप्रेजेंट करेगा z की, इसमें से एक वैल्यू मिलेगी जिस पर ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको माफ करना, इसको इक्वेट करते हैं पूरे पार्ट को जीरो के, तो z की एक वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह यहाँ दो फैक्टर्स हैं, इसको पहले इक्वेट करेंगे जीरो के, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसको इक्वेट करेंगे, z की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इट हैज़ टू पोल्स। जीरो से हमें कोई सरोकार नहीं होता, हम डरते हैं उस वैल्यू से जहां फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा होता है। पोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे भाई दो पोल्स हैं इसमें, एक हाफ पर है और एक -1/3 पर है। देयरफॉर फ्रॉम द रूल्स ऑफ आरओसी, इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। कौन सी वाली? ये न्यूमरेटर जो है, इससे हमें जीरोज मिलते हैं कि फंक्शन कहाँ जीरो होगा। इसमें z की जगह पर हम क्या वैल्यू डालेंगे कि पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। z की जगह पर जीरो डालते ही ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, वरना तरीकाकार ये होता है पूरे फंक्शन को इक्वेट कर दें जीरो के। तो इक्वेट करेंगे तो ऑलरेडी आपको पता है यहाँ जीरो पुट करते ही पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू जीरो, एक जीरो मिलेगा। लेकिन इस फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो के तो ये मिलेगा हाफ, इस फैक्टर को इक्वेट करेंगे जीरो के, ये मिलेगा -1/3। ये दो पोल्स की वैल्यूज हैं। इसका मतलब है दो सर्किल्स, दो सर्किल में कॉमन पार्ट कौन सा होगा? मैं दो सर्किल्स, अभी हम लोग सब क्लास में होते तो मैं बोर्ड पर ड्रॉ करता। एक सर्किल होगा, बहुत छोटा सा बनाता हूं, एक सर्किल होगा जिसका रेडियस होगा 1/3। दिस इज 1/3। माउस से ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है। और एक होगा 1/2 जो इसके अंदर होगा। ये रेडियस है 1/2, यहाँ लिख लेते हैं। तो छोटा वाला जो सर्किल है उसका रेडियस है 1/2, और जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस है 1/3। सर ने गलत लिख दिया शायद, 1/3 छोटा होगा, है ना? हाँ सॉरी, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ओके प्लीज। अब अगर हम ये कहें कि क्योंकि हैं दोनों पार्ट्स, ये वाला पार्ट भी राइट साइडेड है, तो इस सर्किल जिसका रेडियस 1/2 है, इसके भी बाहर का सारा पार्ट आरओसी होना चाहिए। ये भी राइट साइडेड है, तो इसका सर्किल बन रहा है 1/3 वाला, ये छोटा वाला, इसके बाहर का सारा एरिया भी आरओसी होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जरा देखो, एक पोल कहाँ पड़ा हुआ है 1/2 पर, 1/2 ये रहा, नहीं माफ करना, ये अंदर वाला, ये 1/3 है। ओहो गलत कर दिया सर ने, ठहर जाओ, स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, फिर आगे चलेंगे। ज़रा बड़ा सा बनाते हैं, अल्लाह करे अच्छे सर्किल बन जाए। माउस से ड्रॉ करना बड़ा होता मुश्किल है। चलो नॉट बैड। ये है बड़ा सर्किल जिसका रेडियस है 1/2, और ये छोटा सर्किल 1/3 वाला। दोनों राइट साइडेड हैं, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो इस सर्किल
ये -1/3 आया था, -1/3 यहाँ होगा और +1/2 यहाँ होगा। अब देखो गलती से अगर हम गलती से ये कहते हैं कि 1/3 के बाहर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए, 1/3 ये छोटा वाला सर्किल है, लेकिन उसके बाहर एक पोल मौजूद है और रूल नंबर 2 कहता है कि आरओसी के अंदर पोल नहीं होना चाहिए। तो इस सर्किल के बाहर का सारा एरिया भी आरओसी है, इस सर्किल के बाहर का सारा एरिया भी आरओसी है। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, कंबाइंड क्या हुआ, 1/2 के बाहर वाला, बड़े वाले सर्किल के बाहर का एरिया। तो ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ से निकाला कॉमन आरओसी क्या बना, बड़े वाले जो सर्किल है बाहर वाला, उसके बाहर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए इस वाले सर्किल का, ना कि छोटे सर्किल का, क्योंकि छोटे सर्किल से बाहर एक पोल मौजूद है 1/2 पर। दिस इज लोकेशन 1/2। तो रूल नंबर 2 कहता है कि आरओसी में पोल नहीं होना चाहिए भाई, इसलिए कंबाइंड एरिया क्या हुआ, कॉमन एरिया, सॉरी कंबाइंड नहीं, कॉमन एरिया क्या हुआ 1/2 से बाहर का। अब हमने इसके साथ आरओसी नहीं लिखा था, अब लिखेंगे आरओसी शुड बी ग्रेटर देन हाफ। तो दोनों पार्ट्स इस क्वेश्चन में, दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट भी राइट साइडेड है, ये वाला पार्ट भी राइट साइडेड है, तो किसको कंसीडर किया जाए, 1/2 को या 1/3 को, 1/2 को, क्योंकि 1/3 का अगर हमने कहा कि 1/3 से बाहर वाला एरिया आरओसी है, उसमें एक पोल मौजूद है, ये रहा, विच इज डेंजरस, रूल नंबर 2 की वायलेशन है। तो आरओसी में कोई पोल नहीं होना चाहिए। एक सवाल और, ओ इत्तेफाक से डू योर सेल्फ आ वो गया। पीछे वाले आपने ज्योमेट्रिक सीरीज जहाँ पे आपने लगाई वो बताएं सर दोबारा। ज्योमेट्रिक सीरीज इसलिए ओके, ये देखिए ये सीरीज क्या बन रही है, ये एक कॉमन फैक्टर है जिसकी पावर 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रही है, तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज ये पावर सीरीज कहलाती है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये याददाश्त हासिल की थी कि अगर कोई कॉमन फैक्टर हो, अगर कोई कॉमन फैक्टर ए है जिसकी पावर 0 से इंक्रीज हो रही हो अप टिल इन्फिनिटी, तो उसको हम समराइज करते हैं इस फॉर्मूले से, 1/1 माइनस दैट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में, वापस आते हैं अपने सवाल पर, इस सवाल में देखिए ये कॉमन फैक्टर है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसमें n तो नहीं है, n तो इसकी पावर में है और पावर इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये पावर सीरीज बन गई, ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे करेंगे, 1/1 माइनस ए, तो ये रहा वो 1, ये रहा 1 माइनस दैट कॉमन फैक्टर विच इज इन दिस ब्रैकेट जिसकी पावर इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली यहाँ था -1/3 जी इनवर्स, तो ए की जगह पर यहाँ 1/3 जी इनवर्स, और इसको हमने प्लस कर दिया ये इस माइनस की वजह से। तो ये पावर सीरीज थी, इसलिए पावर सीरीज के फार्मूले से इसको सम अप कर लिया। सर वो कॉमन फैक्टर लेने से पहले जो z की हाँ पावर -n था, तो वो z की पावर जी, -1 कैसे बन गया, जिस तरीके से बाद कॉमन फैक्टर है। अरे चंदा अंदर देखो ना, ये क्या था, z की पावर -n, तो क्या हम इसको z की पावर -n इंटू n नहीं लिख सकते, n कॉमन ले लिया, n पावर कंबाइन कर दी, ये इसके ऊपर भी पावर n थी वो बाहर निकाल ली, इसके ऊपर भी पावर n है वो बाहर निकाल ली, तो जब इसमें से पावर n निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, -1 ही बचेगा ना बाबा। ओके। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे। तो कंबाइंड एरिया जो कॉमन एरिया है वो है बड़े वाले सर्किल से बाहर का एरिया, तो अब यहाँ जरूर लिखेंगे वरना ये हमारा जवाब अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर हम आ गए थे, इसका ड्रॉ करेंगे आरओसी आप लोग। ये सवाल ऐसा है जिसमें एक पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, देखो ये राइट साइडेड है इस यू ऑफ एन की वजह से, और ये वाला पार्ट है लेफ्ट साइडेड। इस तरह का एक सवाल हम लोग क्वेश्चन 7 कर चुके हैं, -n-1 वाला, ये लेफ्ट साइडेड है, तो इसके लिए जो सर्किल बनेगा वो होगा 1/3 रेडियस का, और इसके लिए जो सर्किल बनेगा वो हाफ रेडियस का होगा। इसको हम पहले प्लॉट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह दो सर्किल बनेंगे, माफ करना यार माउस से ड्रॉ अच्छा होता नहीं है। ये है रेडियस 1/2, बड़ा रेडियस है,
ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे भाई, इसकी वजह से राइट साइडेड सीक्वेंस, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है, तो इस सर्किल के अंदर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए, है ना। 1/2 पर एक पोल है, ये रहा 1/2 पर एक पोल है। अच्छा, फिर है -1/3 और ये राइट साइडेड है, तो एक सर्किल और बनेगा 1/3 वाला, जो यकीनन इससे छोटा सर्किल होगा। इसमें पोल कहाँ है मेरे भाई, ये रहा, तो ये -1/3 इधर होगा। ओके, अब सोचो, जिसका रेडियस 1/3 है वो राइट साइडेड है, इसके बाहर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए। छोटा वाला सर्किल, इससे बाहर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए, लेकिन बाहर एक पोल भी मौजूद है। और वो जो सर्किल है, ये वाला जिसका रेडियस 1/2 है, ये लेफ्ट साइडेड है, इसके अंदर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइडेड है। तो कॉमन एरिया क्या बना, दरमियान वाला रिंग, ना ना ना, ये रिंग। तो स्केल लेकर जरा इसको शेड कर दें, इस कॉमन एरिया को, जो ये डोनट की शक्ल बनेगी, रिंग की शक्ल बनेगी, जो इत्तेफाक से मुझसे बहुत अच्छी ड्रॉ नहीं हुई है, लेकिन कंपास से या किसी ड्राइंग टूल से बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा ये सर्किल्स भी बन जाएंगे। और स्केल लेकर जब आप इसको शेड करेंगे, ये वो कंबाइन एरिया होगा भाई। दोनों कंडीशन, बल्कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। ये वो सर्किल है जो जिसका रेडियस हाफ है, ये वाला, ये लेफ्ट साइडेड था, इसके अंदर का सारा एरिया, लेकिन क्योंकि पोल नहीं होना चाहिए, यहाँ हमें पोल नजर आ रहा है, तो इसको भी देखिए, ये जो एक और सर्किल है, छोटा वाला सर्किल जिसका रेडियस 1/3 है, ये राइट साइडेड है, इसके बाहर का सारा एरिया आरओसी होना चाहिए, तो इसके बाहर का एरिया ये आरओसी है। लेकिन कंबाइंड क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो इनके दरमियान आ रहा है, 1/3 और 1/2 के दरमियान ये आरओसी बनता है। ये आपने प्लॉट करना था, जो आपके लिए रखा हुआ था कि इसका आरओसी भी निकाल, आई मीन जी ट्रांसफॉर्म भी निकालें और इसका आरओसी भी प्लॉट करें। ये आरओसी सर ने प्लॉट कर दिया, लेकिन माउस की वजह से इतना अच्छा प्लॉट हुआ नहीं है। तो कंपास वगैरह लेकर अच्छा सा अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह डोनट की शक्ल बनेगी, जो इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, माफ करना, ये वाला, दिस पार्ट। तो देखिए, वो जो अभी आपने सवाल किया था कि ये दो डिफरेंट वैल्यूज क्यों हैं, वो इसी वजह से कि वैलिड होने के लिए इनके ये फंक्शन देखो डिफरेंट होने चाहिए थे। सॉरी, ये भी अगर हाफ होता या ये भी -1/3 होता तो फिर गड़बड़ हो गई थी, फिर तो आरओसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दोनों सर्किल एक ही रेडियस के होते, तो आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता। जब आरओसी एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई ये जो जी ट्रांसफॉर्म आता है इस फंक्शन का, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ही नहीं है, तो ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो एक रेडियस ये, एक रेडियस ये। तो ये बहरहाल डू योर सेल्फ था, ये आपने करना था। इसको प्लॉट करेंगे, इसका पहले आरओसी निकालेंगे, सॉरी जी ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, आरओसी मेंशन करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। वो सर ने प्लॉट कर दिया था। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। ये किसी ज़माने में मैंने और सर तला हसन ने फाइनल, माफ़ करना, मिड टर्म में दिया था। उस वक्त जी ट्रांसफॉर्म शुरू में आता था, मिड टर्म से पहले वाले पार्ट में आता था। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हमने मिड टर्म में दिया था और आधी क्लास मर गई थी उस साल मिड टर्म में, यानी इस सवाल में। ज़रा सवाल पढ़ते हैं। A DT LTI system has 3 zeros and 3 poles। एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात हो रही है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 3 जीरोज हैं, 3 पोल्स हैं। लोकेशन बता दी, ऑल जीरोज आर एट ओरिजिन, ऑल जीरोज आर एट ओरिजिन, तीनों जीरोज ओरिजिन पर ही हैं, जीरो पर ही हैं। while poles are at these 3 locations, z is equal to 1/3, z is equal to 2 and z is equal to 6। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। और कहते हैं पार्ट ए में, बताओ भाई कि वो सिस्टम कौन सा था, यानी उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या था, वो ज़रा बता दें। अब इस इंफॉर्मेशन से कि भाई उसमें 3 पोल हैं, उसमें 3 जीरोज हैं, तीनों पोल ओरिजिन पर हैं और माफ करना, तीनों जीरोज ओरिजिन पर हैं और तीनों पोल्स इन 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 लोकेशंस पर हैं। तो सिस्टम का फंक्शन क्या होगा? है बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन लोग नहीं समझ पाए, जो अब आप समझने जा रहे हैं। हमें इस सिस्टम का
इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी h ऑफ n का फंक्शन लिख, h ऑफ z का फंक्शन लिखना है, सॉरी ये कह दिया, h ऑफ z का फंक्शन लिखना है। इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक 3 पोल हैं, 3 जीरोज हैं, तीनों पोल इन लोकेशंस पर हैं और तीनों जीरोज ओरिजिन पर हैं। पार्ट बी में सॉल्यूशन से पहले माफ करना, पार्ट बी भी पढ़ लें। स्पेसिफाई इट्स डिफरेंट पॉसिबल आरओसीज। ये जो आप एच ऑफ जी निकालेंगे उसके पॉसिबल आरओसीज क्या हो सकते हैं। बात बहुत लॉजिकल है। अभी जैसे ही आप पार्ट ए कर लेंगे, पार्ट सी आपको फौरन, पार्ट बी और पार्ट सी फौरन समझ में आ जाएंगे। पार्ट बी में कहते हैं एच ऑफ जी के पॉसिबल आरओसी क्या है, क्योंकि आरओसी के बगैर जवाब मुकम्मल नहीं होता। तो कौन कौन से आरओसी पॉसिबल हैं, मुमकिन है, वो तीनों, चारों पांचों जितने भी हैं स्पेसिफाई करेंगे। और फिर कहता है जब आप आरओसी स्पेसिफाई कर लें तो ज़रा ये 2 पैरामीटर्स बता दें, क्या सिस्टम कॉजल है, क्या सिस्टम स्टेबल है या नहीं, कॉजल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं। तो पार्ट ए की तरफ आते हैं, ज़रा सोचते हैं कि क्या बकवास है इस सवाल में। तो बकवास कुछ नहीं है, 3 जीरोज हैं तो हमें लिखना है, अच्छा जब ज़ीरो और पोल की बात कर दी है तो इसका मतलब है जो हमारे पास h ऑफ z आएगा ये वो रेशो की फॉर्म में होगा, क्योंकि न्यूमरेटर से हमें मिलते हैं जीरोस और डिनोमिनेटर से मिलते हैं पोल्स। तो हमें एक तो रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैं थोड़ा सा h ऑफ z जो होगा वो होगा रेशो की फॉर्म में, क्योंकि पोल्स और जीरोस दोनों हैं। न्यूमरेटर से हमें मिलते हैं जीरोस। सवाल में ऊपर कह दिया देयर आर 3 जीरोस हैं और कमबख्त तीनों के तीनों ओरिजिन पर हैं। इसका मतलब है ऊपर होना चाहिए z, ये 1 0 हुआ, इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 1 0, एक और 0 जो ओरिजिन पर ही है, एक और 0 क्योंकि 3 जीरोस हैं। तो या तो z इंटू जेड लिख दें या z क्यूब कर दें। 3 जीरोस हैं, z क्यूब करेंगे तो 3 वैल्यूज आनी चाहिए और तीनों की तीनों ओरिजिन पर आएंगी। ये बात फुलफिल हो गई, ऑल जीरोस आर एट ओरिजिन। तो या तो z इंटू जेड लिख दें या शराफत से z की पावर 3 कर दें। ये तो हो गए जीरोस। पोल एक है 1/3 पर, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में एक फैक्टर होना चाहिए जिससे हमें z की वैल्यू मिले 1/3। तो z इज इक्वल टू 1/3। इसको ज़रा उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा z माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर के अंदर क्या आएगा, z माइनस 1/3। तो एक लोकेशन मिल गई हमें, यानी इस फैक्टर में होना चाहिए z माइनस 1/3। लो मेरे भाई, एक पोल की वैल्यू मिल गई। दूसरा पोल है 2 पर, तो क्या होना चाहिए अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, z माइनस 2, बिल्कुल सही फरमाया। तीसरा पोल है 6 पर, एक और पीछे पोल होगा, शाबाश बिल्कुल सही फरमाया। एक और फैक्टर होगा z माइनस 6। अगर कहीं ये होता -2 पर तो क्या फर्क पड़ जाता, ये वाला प्लस हो जाता, बिल्कुल। तो लो भाई, पार्ट ए का जवाब डायरेक्टली एक नज़र में हमने लिख दिया, ये चेक कर लें। 3 जीरोज हैं तो z क्यूब कर दिया, 3 पोल हैं, एक की लोकेशन है 1/3, ये रही, ये प्लस ही है इसको, तो z माइनस 2 और इसकी वजह से z माइनस 6, h ऑफ z मिल गया। लेकिन जवाब अधूरा, देयर इज नो स्पेसिफाइड ROC, जो पार्ट बी में कमबख्त ने पूछा है। पार्ट बी में पूछा है ये बताओ इसके पॉसिबल ROC क्या हो सकते हैं। इसको मैं जरा डिस्कार्ड करके वापस यहाँ तक आता हूँ। पार्ट बी, अच्छा पार्ट बी और पार्ट सी हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम ROC डिफाइन कर लेंगे, स्पेसिफाई कर लेंगे ये पॉसिबल ROC है, तो फौरन हम बता सकेंगे सिस्टम हमारा कॉजल है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। देखिए कैसे, द पोल जीरो प्लॉट ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स इज, पोल जीरो प्लॉट बना लें, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। एक होगा 1/3 वाला रेडियस
एक होगा जिसका रेडियस 2 होगा, ये वाला सर्किल, एक सर्किल होगा जिसका रेडियस 6 होगा। ये तीनों कम्बक्ट पोल्स हैं, क्रॉस कर दे फौरन, ये खतरनाक जगह है। ये जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तीनों के तीनों ओरिजिन पर हैं, जीरो पर ही हैं, तो सेंटर में डाल दिया ओरिजिन पर। 3 जीरोज हैं, ये जो उसने कहा था ऑल जीरोज आर डेयर ओरिजिन, ये जीरो को हमने स्पेसिफाई करी, इसकी पर तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। पोल्स खतरनाक हैं। अब पॉसिबल आरओसीज क्या हो सकते हैं? पॉसिबल आरओसीज आर, पहला पॉसिबल आरओसी हो सकता है कि वो जो बड़ा वाला सर्किल है उसके बाहर का सारा एरिया, कैसे? ये वाला, सारे रूल्स इसमें फुलफिल हो रहे हैं। इसमें कैसे? ये हमारा आरओसी अगर है तो कोई पोल नहीं है इस रीजन में, रूल नंबर 2। पहला तो रूल नंबर 1, सर्किल होना चाहिए, आरओसी सर्किल है, उसके अंदर कोई पोल नहीं होना चाहिए, नहीं है। इस पूरे शेडेड एरिया में कोई पोल नहीं है। रूल नंबर 3 वो तो फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए था। रूल नंबर 4, सीक्वेंस अगर हमारा राइट साइडेड होता है तो उसके बाहर का सारा एरिया आरओसी होता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने पिछले पेज पर ये निकाला, ये हमें नहीं पता ये फंक्शन राइट साइडेड था, लेफ्ट साइडेड था, डबल साइडेड था, नहीं पता हमें। हम तो कह रहे हैं पॉसिबल आरओसी ये हो सकता है उन दो रूल्स के मुताबिक कि मॉड्यूलस ऑफ जी ग्रेटर देन 6, जो बड़ा वाला सर्किल है उसके बाहर का सारा एरिया आरओसी हो सकता है, पॉसिबल है। तो जैसे ही आपने कहा ये पॉसिबल है, तो अब बताओ सिस्टम हमारा कॉजल है, नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल है? कॉजल। कॉजल है, इसलिए कि सर्किल के बाहर का सारा एरिया जब आरओसी है तो इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो जब नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी तो वो कॉजल सिस्टम कहलाएगा। तो ये सिस्टम देखो कॉजल है। स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल कहाँ है? ऑब्वियसली यूनिट सर्किल होगा 1/3 और 2 के दरमियान में, ये रहा। क्या यूनिट सर्किल आरओसी के अंदर है? बोलिएगा नहीं, इन लोगों से सुनो जरा जो घर में बैठे हुए हैं, क्या यूनिट सर्किल आरओसी का हिस्सा है भाई? कोई तो बोलो भाई। नहीं यार सर, आरओसी बाहर नहीं वाला है। है, आरओसी का हिस्सा नहीं है, आरओसी तो 6 के बाद है और यूनिट सर। सर्किल का रेडियस तो यहाँ इधर है, तो यूनिट सर्किल आरओसी का हिस्सा नहीं है। तो स्टेबिलिटी के रूल के मुताबिक ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, क्योंकि फिर मैं अर्ज कर दूं, जो लोग अब नींद से जागे होंगे वो ये यूनिट सर्किल डिफाइन करता है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं, और वो रूल क्या था कि आरओसी का हिस्सा होना चाहिए यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल आरओसी का हिस्सा नहीं है। इस कंडीशन में जब हम कहते हैं ये पॉसिबल आरओसी है, तो ऐसी कंडीशन में जिस सिस्टम का हमने एच ऑफ जी लिखा है वो स्टेबल सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है? तो एक पॉसिबल आरओसी है ये, लेकिन ये सिस्टम स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये जो यूनिट सर्किल है ये आरओसी का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर सोचो आरओसी हम कहते मॉड्यूलस ऑफ जी लेस देन 6 का मतलब है इस सर्किल के अंदर का सारा हिस्सा आरओसी है, तब यूनिट सर्किल हिस्सा हो जाता, आरओसी का पार्ट हो जाता। लेकिन रूल 2 वायलेट होता। रूल 2 वायलेट क्या होता है कि आरओसी में 2 पोल्स रखे हुए हैं जबकि पोल्स नहीं होने चाहिए। तो रूल 2 की वजह से मॉड्यूलस ऑफ जी लेस देन 6 नहीं हो सकता, नहीं रखा जा सकता। दूसरा पॉसिबल आरओसी क्या हो सकता है? देयर मस्ट बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। दूसरा आरओसी हो सकता है पॉसिबल, इस सर्किल और इस सर्किल के दरमियान कोई पोल है जिसका सर रेडियस 2 है और जिसका रेडियस 6 है, उनके दरमियान कहीं कोई पोल है? नहीं है, तो ये एक आरओसी हो सकता है। तो लेस देन 2, सॉरी, जी ग्रेटर देन 2, लेस देन 6, ये वाला पार्ट, इसको हमने शेड कर दिया, चाहे तो स्ट्रेट लाइन से शेड कर दें। तो 2 और 3 वाले रीजन में यहाँ कोई पोल नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी तो बन गई।
एक पॉसिबल आरओसी ये हो सकता है। लेकिन अगर हमने कहा ये पॉसिबल आरओसी है, तो सिस्टम हमारा कॉजल है कि नॉन कॉजल है कि एंटी कॉजल है? सर एंटी कॉजल लग रहा है। एंटी कॉजल क्या होता है? सर जिसके अंदर ना पूरा बाहर वाला होता है ना। नहीं मेरे भाई, एंटी कॉजल ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, इवन लेस देन जीरो तक। तो देखो, ये जो बड़ा सर्किल है जिसका रेडियस 6 है, उसके अंदर का सारा हिस्सा हम कह रहे हैं आरओसी, सारा हिस्सा तो नहीं, इसके अंदर का हिस्सा। तो जब हम कहते हैं लेस देन यानी इंटीरियर ऑफ द सर्किल, तो इसका मतलब है कि वो कॉजल नहीं है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज शामिल हैं। तो जैसे ही नेगेटिव वैल्यूज शामिल हो गई, ये सिस्टम नॉन कॉजल कहलाएगा। और मेरे भाई एंटी कॉजल होता है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज होती ही नहीं है। लेकिन देखिए, ये वाला जो सर्किल है जिसके बाहर का हिस्सा आरओसी है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि ये राइट साइडेड सीक्वेंस बन रहा है। जिसका रेडियस 2 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिसका रेडियस 2 है उसके बाहर का एरिया हम कह रहे हैं आरओसी है, तो इसमें पॉजिटिव वैल्यूज तो आ गई ना मेरे भाई। तो ये नॉन कॉजल है, एंटी कॉजल नहीं है। एंटी कॉजल में नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती, सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होती। यूनिट सर्किल कहाँ है इसमें? सर जहाँ पहले था। बिल्कुल जहां पहले था, ये रहा। क्या आरओसी का हिस्सा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल है, बिल्कुल फौरन देखते ही आपने कह दिया ना कि अनस्टेबल है, क्योंकि यूनिट सर्किल आरओसी में शामिल नहीं है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है आरओसी की। एक पॉसिबिलिटी है 1/3 और 2 वाली, 1/3 से ज्यादा और 2 से कम, यानी कि ये वाला पार्ट। कॉजल या नॉन कॉजल या एंटी कॉजल? नॉन कॉजल। नॉन कॉजल, पक्का? ठीक है, बिल्कुल नॉन कॉजल, आई एग्री। क्यों नॉन कॉजल? इस सर्किल के अंदर होने की वजह से इसमें नेगेटिव वैल्यूज हैं, और इस सर्किल के बाहर होने की वजह से इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, राइट साइडेड भी है। तो एंटी कॉजल तो कम से कम नहीं है। यूनिट सर्किल अब आरओसी का हिस्सा है। नाउ यूनिट सर्किल इज अ पार्ट ऑफ आरओसी। अब ये सिस्टम स्टेबल है। देखो, फंक्शन वही है, सिर्फ आरओसी की वजह से अनस्टेबल हो गया, नॉन स्टेबल हो गया था। इस रीजन में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा। अब ये कभी भी इनफाइनाइट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करेगा। z की सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, इस रीजन की सारी वैल्यूज सब पुट कर सकते हैं, कभी भी सिस्टम अनस्टेबल नहीं होगा। एक और पॉसिबल आरओसी है, वो क्या? 0 से 1/3 तक वाला छोटा वाला सर्किल, छोटे वाले सर्किल के अंदर का हिस्सा लेस देन 1/3, यानी कि ये वाला पार्ट। इसके अंदर भी कोई पोल नहीं है, इसके अंदर भी कोई पोल नहीं है इस रीजन में, तो ये भी आरओसी हो सकता है। बट अब ये नॉन कॉजल है, अब ये नॉन कॉजल है, यानी सॉरी एंटी कॉजल है। लेकिन सवाल में क्योंकि एंटी कॉजल का जिक्र नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ एंटी कॉजल नहीं लिखा। बट आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई राइट साइडेड वाला पार्ट नहीं है, यानी ऐसा नहीं किसी सर्किल के बाहर का हिस्सा आरओसी हो। तो बेसिकली हमें यहाँ लिखना चाहिए एंटी कॉजल। लेकिन नॉन कॉजल सर ने क्यों लिखा है कि सवाल में ही उसने पूछा था कॉजल या नॉन कॉजल, स्टेबल या नॉन स्टेबल। अब जरा बताओ आरओसी वो यूनिट सर लेकिन सर्किल इसमें नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी नहीं है। नहीं है ना, इसीलिए, क्योंकि हम सर्किल के अंदर तो अंदर है, फिर ये सर्किल के एंटी अंदर है कॉजल तो हुआ ही नहीं ना। चंदा यही तो हम वर्ष कर रहे हैं। तो ये एंटी कॉजल हुआ ना, तो हमें यहाँ लिखना एंटी कॉजल चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लिखा वो मैं बता रहा था कि सवाल को अगर आप पढ़ें तो सिर्फ उसने कहा रिगार्डिंग कॉजैलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो कॉजल है या नहीं, ये नहीं पूछा कि एंटी कॉजल या नॉन कॉजल। तो सवाल को पढ़ के हम जवाब दे रहे हैं ना, सवाल के मुताबिक हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन मोर टेक्निकली हमें यहाँ लिखना चाहिए एंटी कॉजल। अच्छा, मैं कह रहा था यूनिट सर्किल तो फिर आरओसी का हिस्सा नहीं है, अनस्टेबल। तो सिस्टम वही है,
सिस्टम यही है, ये वाला। लेकिन देखो जेड आरओसी की वजह से कभी वो नॉन स्टेबल है, कभी कॉजल है, कभी एंटी कॉजल है, कभी स्टेबल है और कभी नॉन स्टेबल अनस्टेबल है। तो आरओसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आरओसी मेंशन किया जाता है। अब हमें इस सवाल के मुताबिक हमें नहीं पता था आरओसी कहाँ है, तो आरओसी की पॉसिबिलिटीज़ हमने निकाली। एक ये हो सकती है बड़े वाले सर्किल से बाहर हो, लेकिन हमने देखा नुकसान उसका क्या है, सिस्टम अनस्टेबल। हमने कहा कि यार ये भी आरओसी पॉसिबल है, क्योंकि इस रीजन के अंदर, इस रीजन में कोई पोल नहीं है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्योंकि यूनिट सर्किल आरओसी का हिस्सा नहीं है, फिर अनस्टेबल, तो ये अच्छी चॉइस नहीं है, ये बेस्ट चॉइस है। इस 1/3 और 2 के दरमियान कोई पोल नहीं है, पॉसिबल है, और देख रहे हैं कि यूनिट सर्किल अब आरओसी का हिस्सा है, तो ये बेस्ट चॉइस है, ये आरओसी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे बाद में आकर, यानी सवाल के बाद, कि इसके बाद यहाँ कि भाई द आरओसी, द बेस्ट चॉइस फॉर आरओसी इज 1/3, बिटवीन 1/3 एंड 2, ये वाला 1/3 और 2 के दरमियान आरओसी रखना, ये सबसे वाइज है। तो पहले इस सवाल में तो पूछा गया था कौन कौन से पॉसिबल आरओसीज हैं और उसके मुताबिक सिस्टम कॉजल है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं। तो ये था हमारा वो सवाल जो हमने एक दफ़ा मिड टर्म में दिया था। आधी क्लास ने कर लिया था, ऐसा नहीं है कि आधी क्लास ना समझ, तो आधी क्लास जो है वो बेचारे मर गए थे। तो ये पॉसिबल आरओसीज हैं, इसकी वजह से यूनिट सर्किल आरओसी में ना होने की वजह से ये अनस्टेबल है। इनवर्स ई ट्रांसफॉर्म, ये भी हमारा टॉपिक है, और हमारे पास टाइम बहुत है, बहुत टाइम। लेकिन सुबह वाली क्लास असल में मेरी देर से शुरू हुई थी, मैं जहाँ तक उनको ले गया था वहाँ तक आपको पहुँचा के फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने DTFT का इन्वर्स निकाला था, बिल्कुल ऐसे ही जी ट्रांसफॉर्म का भी इन्वर्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हमें दिया हो किसी फंक्शन x, किसी फंक्शन का जी ट्रांसफॉर्म दिया है, x ऑफ z इज इक्वल टू 5z⁻³ टाइम डोमेन में यकीनन वो सिग्नल स्मॉल x रहा होगा, डिस्क्रीट है। जब भी हमने जी ट्रांसफॉर्म निकाला है तो x ऑफ n रहा होगा, x ऑफ t नहीं हो सकता। एग्रीड? देखो ना, x ऑफ z जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टाइम डोमेन में स्मॉल x रहा होगा, तभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल X लिखा है। जब जी ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो टाइम डोमेन में सिग्नल या फंक्शन डिस्क्रीट रहा होगा, तो बड़े ब्रैकेट से लिखेंगे, यानी कि ये x ऑफ z रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। तो इधर को अगर हम इन्वर्स में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा स्मॉल x ऑफ n। इसको कैसे इन्वर्स करेंगे? 5 मैग्नीट्यूड है और z की पावर में नेगेटिव साइन के अलावा जो कुछ है वो उसका लोकेशन होता है। तो 3 इज द लोकेशन इन टाइम डोमेन। तो अगर हमसे कहा जाए यार इसको जरा टाइम डोमेन में लिख दो, तो क्या इसके अलावा कुछ बनता है? देखो कैसे, ये लोकेशन है, तो माइनस साइन को हटा दें, बाकी जो चीज़ है वो लोकेशन है। लोकेशन नंबर 3 मिल गई हमें। तो ये अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन पर कुछ नहीं है, लोकेशन नंबर 1 पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, लोकेशन नंबर 2 पर कुछ नहीं है, लेकिन लोकेशन 3 पर मैग्नीट्यूड 5 है। तो दिस इज लोकेशन नंबर 3 एंड मैग्नीट्यूड इज 5। DTFT में भी हमने यही किया था। DTFT का सवाल दिया था हमने? नहीं, सवाल नहीं दिया था क्योंकि वो लेक्चर 9 में था। तो DTFT में भी ऐसे ही किया था, वहाँ सिर्फ फ़र्क ये था 5e⁻⁻j⍵n था। तो इस z की जगह पर e की पावर थी और -j⍵n, तो n जो था वो लोकेशन थी। यहाँ पर z की पावर माइनस के अलावा जो कुछ है, फर्स्ट करो ये होता प्लस, अगर ये प्लस होता फिर हमारे पास x ऑफ n। अब हम लिखते हैं कि ये फंक्शन है x ऑफ n टाइम डोमेन में, और ओरिजिन पर कुछ है नहीं, तो ओरिजिन यहाँ कहीं, ओरिजिन ये रहा, इसके नीचे निशान लगा दें, ये ओरिजिन। लोकेशन -1 पर कुछ है नहीं है, तो ये ओरिजिन है, तो यहाँ -1 होगा। लोकेशन नंबर -1 पर भी कुछ नहीं है, जैसे यहाँ। लोकेशन नंबर 2 पर भी कुछ नहीं,
लेकिन लोकेशन नंबर -3 पर, क्योंकि दिस +3 का मतलब है माइनस ऑफ -3, तो लोकेशन नंबर -3 पर वैल्यू आ जाती है 5। तो ये है लोकेशन नंबर 3 माइनस की। तो इस तरह DTFT में भी यही किया था, जाके उसको देखिएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया है वी हैव टू फाइंड द इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। क्या करें? टाइम डोमेन में यकीनन स्मॉल x होगा क्योंकि कैपिटल X लिखा हुआ है। जी ट्रांसफॉर्म निकाला है तो यकीनन डिस्क्रीट होगा, तो बड़े ब्रैकेट से n का फंक्शन होगा, तो x ऑफ n ये रहा। यहाँ पर यकीनन z की पावर 0 होगी क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये ओरिजिन पर है, ये देखो ओरिजिन का निशान और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड 1, ये वाला है। ये लोकेशन है +1, नेगेटिव साइन हटा दें, +1 ये लोकेशन है, ये मैग्नीट्यूड है, तो लोकेशन 1 ये रही, उस पर मैग्नीट्यूड ये रहा, ये रहा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग नहीं लिखते हैं। मिड टर्म में भी कुछ लोगों ने यही किया है, वो जो कोरिलेशन वाला सवाल था, अक्सर लोगों ने नीचे वो एरो नहीं लगाया है, जिसकी वजह से उन्होंने नुकसान उठाया है। खैर, ये z की पावर -2 का मतलब है लोकेशन 2 पर मैग्नीट्यूड 5, ये वाला आ गया। लोकेशन 3 पर 7, लेकिन ये है लोकेशन 5 पर, 4 नहीं है। इसका मतलब है यकीनन 4 पर 0 रहा होगा, 0 ये रहा, 0 हम डाल लेंगे। और अब ये लोकेशन नंबर 5 पर आएगा, ये वाला 1, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली हिडन 1 है। तो ये 0 नहीं डालेंगे तो मर जाएंगे, गलत हो जाएगा सीक्वेंस। तो ज़रा पावर को ध्यान से देख लेना। अच्छा, अगर ये होता यहाँ +1 तो ये 2 यहाँ नहीं आता, फिर यहाँ हम लिखते 0 और ये कहाँ जाता, इधर जाता, 1 से हाँ पहले। नेगेटिव साइड पर, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ये यहाँ चला जाता है इधर। तो बड़ी आसानी से z की पावर में देखें, नेगेटिव के अलावा लोकेशन वैल्यू दी हुई है। जैसे कि नहीं, ये सुबह वाली क्लास यहाँ तक हुई थी। तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो फिर एक डिफरेंट टॉपिक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग अगली क्लास हमारी कब है? थर्सडे को। तो थर्सडे को अब कुछ चंद स्लाइड्स रहती हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बस चंद स्लाइडें रहती हैं, 4 स्लाइडें रहती हैं। पहले कुछ थ्योरी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हम बात करेंगे उस प्रॉपर्टीज़, ये मैं दिखाना नहीं चाह रहा, उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो जो लोग ऑनलाइन हैं, जो क्लास में मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, तो ये मैं अर्ज़ कर दूं कि अब हमारा सिर्फ एक क्विज़ बाकी रहता है, क्विज़ नंबर 5, और वो क्विज़ होगा इसमें से जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थर्सडे को जो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, दिखाना नहीं चाह रहा मैं अभी। तो प्रॉपर्टीज़ पे जो अप्लाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास को मिस मत कीजिएगा, वही आपका क्विज़ नंबर 5 होगा, यानी उसी जैसा। तो क्विज़ 5 होगा उसी दिन, सैटरडे को होगा, वही 2 बजे से। सबसे अच्छा टाइम बहुत अच्छा आप लोगों ने दिया हुआ है। तो सैटरडे को इंशाल्लाह क्विज़ नंबर 5 अपीयर हो जाएगा आपके पास, और हर एक का डिफरेंट, मतलब ग्रुप वाइज डिफरेंट होगा। आपको नहीं पता होगा कि जो सवाल आपके पास आया वो और किसके पास गया है, तो वो मैं डिसाइड करूँगा। तो 5 या 6 डिफरेंट सवाल होंगे इसी तरह। तो क्विज़ नंबर 5 विल बी ऑन सैटरडे 2 to 3, 1 घंटे का सवाल। 1 घंटा बहुत है, यकीन करें। 4 मिनट में हो जाएगा ये, 5 मिनट में मैक्सिमम हो जाएगा। तो 1 घंटा फिर भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि सैटरडे को इंशाल्लाह 2 से 3 आपका क्विज़ नंबर 5 होगा, और फिर इंशाल्लाह सारे सेशनल हमारे फाइनलाइज हो जाएंगे। तो पिछले जो क्विज़ेस थे वो मैंने चेक तो कर लिए थे, लेकिन वो मेरे पास से एक्सेल शीट डिलीट हो गई है। वो मेरे बच्चों की कुछ हरकत थी, मैंने अपने डेस्कटॉप पर रखा था घर पे, तो सेलेक्ट ऑल डिलीट। तो बहरहाल दोबारा मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मेरा काम है, दोबारा चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन हैं, तो आप लोगों को याद दिला दूं कि ये आप लोगों के जो सेशनल्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ। जो हमारा सेक्शन, आप लोग सेक्शन ए हो ना, ये जो फाइल्स के सेक्शन में ये जो हमारी अटेंडेंस वाली शीट है ना, इसी के अंदर एक टैब है मिड टर्म का,
तो सब लोग ज़रा देख लीजिएगा, उसमें ये नीचे मिड टर्म का टैब है, ये कैसे जाएगा, मिड टर्म का टैब है और ये फिल किया हुआ है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये सॉरी इधर चला गया। तो मिड टर्म के मार्क्स दिए हुए हैं, और अगर आपको शुबा है, जैसे फॉर एग्जांपल आरिफ अजीम, यार माजरत के साथ, अगर आपको शुबा हो कि ये 1.5 मैंने कम दिए हैं या नहीं 5 आने चाहिए थे, 5 में से 5 आने चाहिए थे, तो कॉपियाँ मेरे पास मेरे रूम में रखी हुई हैं, आके सबको दावत है कि अपनी कॉपियाँ अपना नामा अमल देख सकते हैं, जो लोग क्लास में हैं उनको भी, और जो लोग ऑनलाइन हैं। मिसाल के तौर पर अगर उस्मान साहब अगर कहते हैं कि नहीं सर मेरे इसमें तो मैंने तो बड़ा बेहतरीन काम किया था, पार्ट क्वेश्चन 2 इसमें 1 कैसे दे दिया आपने, आके कॉपी देख लो भाई। तो अमानत है आपकी, ये मिड टर्म का टैब इसमें मौजूद है अटेंडेंस में, इसको देख लेना। आप लोगों के सामने उसी तरह अटेंडेंस में डाउनलोड करके अपनी USB में कॉपी कर लूँ, तो इसको शो इन फोल्डर, ये मैंने की यहाँ से कट, और ठीक है बेटा, थैंक यू। ये अटेंडेंस में, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है, तो अटेंडेंस भी सर, एक अपडेट हो छोटी सी जाएगी। बात पूछ लूं? क्या क्या कह रहे हैं सर, एक छोटी सी बात पूछना थी। छोटी सी क्या, बहुत बड़ी बात पूछें, कोई बात नहीं। सर, वो आपने एक सर्किल लिया था 0 से 1/3 वाला,